बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 8.3 है। इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव? वो कहते हैं कि क्या पॉसिबल है कि अगर दो एक जैसी वेव्स एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आपस में सुपर इम्पोज होकर स्टेशनरी वेव्स पैदा करें। तो हमें पता है स्टेशनरी वेव्स उस वक्त ही पैदा हो सकती हैं जब दो वेव्स एक जैसी हों और आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए सुपर इम्पोज हों, तब जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो स्टेशनरी वेव्स होंगी। तो जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए वेव्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो हमें पता है स्टेशनरी वेव्स पर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रिंग। तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए सुपर इम्पोज होने पर ही स्टेशनरी वेव्स पैदा हो सकती हैं। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज अ साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस? भाई सॉलिड्स के अंदर आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है जबकि गैसेस में आवाज़ की स्पीड कम होती है। तो वजह इसकी क्या है? हम आवाज़ की स्पीड का फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। v इज इक्वल टू ई ओवर पी अंडर रूट। ई इसमें इलास्टिक मॉडुलस है और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। हमें पता है सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू दी गैसेस। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज़ ग्रेटर एज़ कंपेयर टू दी गैसेस, बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज़ मच ग्रेटर। अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू दी गैसेस। तो अगर हम इन दोनों बातों को डेंसिटी और मॉडुलस वाली बात को फार्मूले की शक्ल में लिखें तो ये हमने लिखा है इलास्टिक मॉडल ऑफ सॉलिड, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो हमारी आवाज़ है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। एक और भी हमने रीज़न पढ़ी थी जब हमने टॉपिक पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सॉलिड के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, गैसेस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो आवाज़ भी क्योंकि एक एनर्जी की एक शक्ल है, तो मालिक्यूल्स जब करीब करीब होंगे तो एक मालिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मालिक्यूल को जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है वो तेज़ी से होगी क्योंकि मालिक्यूल्स करीब करीब होंगे, इसलिए आवाज़ तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी सॉलिड्स में। गैसेस में मालिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं इसलिए एनर्जी को एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल तक ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। तो गैसेस में इसलिए आवाज़ की स्पीड जो है वो कम होती है। तो सॉलिड्स में हमने दो रीज़न्स पढ़ ली हैं क्यों आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है। एक तो हमने देखा कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है सॉलिड्स की गैसेस की निस्बत। एक तो वजह ये बनेगी, मैथमेटिकली फॉर्म में हमने लिखा। दूसरी हमने क्या रीज़न बनी हमारे पास कि जो सॉलिड्स के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, इसलिए वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनर्जी एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल तक जल्दी पहुंच जाएगी जिसकी वजह से आवाज़ सॉलिड्स में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी। जबकि गैसेस में मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इसलिए एनर्जी तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ बीट्स आर यूज़फुल इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स? बीट्स क्या होती हैं? जब दो आवाज़ें जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाली हों, दो आवाज़ें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाली जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो तब जो हमारे पास आवाज़ पैदा होती है उसको हम बीट्स बोलते हैं। तो बीट्स, नंबर ऑफ़ बीट्स जो होती हैं वो इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर एक आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है, दूसरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज़ है, तो दोनों आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है? 5। तो इसका मतलब 5 बीट्स प्रोड्यूस होंगी।
तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी चीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दो इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजाते हैं और आवाज़ पैदा होती है तो हम सुनेंगे कि बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। हम एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना शुरू कर देते हैं और साथ ही आवाज़ भी चेक करते हैं भाई क्या बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं हो रही। जब बीट्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगी तब हमें पता चल जाएगा अभी दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो गई है। तो इस तरह हम बीट्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कूल्ड एयर। तो गर्म हवा के अंदर आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है बजाय उसके ठंडी हवा के। तो इसकी वजह क्या है? तो हमारे पास फार्मूला देखें आवाज़ की स्पीड का, v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो अंडर रूट। इसमें जो रो है नीचे वो डेंसिटी है। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, डेंसिटी और स्पीड। अगर हम गर्म हवा की बात करें तो गैसेस जो होती है ना वो गर्म होने पर फैलती हैं और ऊपर की तरफ मूव करती हैं। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, वे गैसेस गर्म होने पर फैलती हैं, एक्सपेंड होती हैं और ऊपर की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि गर्म होने पर वो हल्की हो जाती हैं और ऊपर की तरफ मूव करती हैं। ये आप जब चूल्हा जलाते हैं तो आप देखते हैं धुआं ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो गर्म हवा होती है, जिसकी वजह से वो आपको नज़र आता है भी धुआं ऊपर की तरफ क्यों जा रहा होता है, क्योंकि हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गर्म हवा में आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होने की वजह क्या है। तो फार्मूले में हमने देखा है कि डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो गर्म गैसेस होती हैं आपको पता है वो गर्म होने पर फैलती हैं, जब फैलेंगी तो मालिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, द डेंसिटी ऑफ द वार्म एयर डिक्रीजेस, hence according to the above equation the speed of sound will be greater in warm air than in cooled air। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो गर्म हवा की कम होती है, इसलिए जो है वो आवाज़ की स्पीड गर्म हवा में ज़्यादा होती है। कूल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कम होने की वजह से जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी अगर ज़्यादा है कोल्ड एयर की तो स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। और गर्म हवा की डेंसिटी क्योंकि कम होती है इसलिए उसमें स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। पहला न्यूमेरिकल है, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर। हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ शख्स माइक में बोल रहा होता है और वो रेडियो स्टेशन में जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो उन वेव्स को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ फेंक रहा होता है। और अब उसने हमें बता दिया है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1500 मीटर। तो हमने लिख लिया लैम्डा 1 जो है वो 1500 मीटर है, ये उसकी वेवलेंथ है। और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो फेंक रहा है, वो फ्रीक्वेंसी है जी 200 किलो हर्ट्ज़। तो हमने लिख लिया F1 है 200 किलो हर्ट्ज़ है, तो उसको हमने 200 किलो की जगह पे 10⁻³ लिख लिया। फिर वो कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ फॉर द ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्ज़। अब एक दूसरा रेडियो स्टेशन है वो 1000 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स सेंड कर रहा है, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लिया F2। वाट स्पीड द वाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल। तो जो वेव्स 1000 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ट्रांसमिट की हैं उनकी स्पीड क्या होगी, ये हमने मालूम करना है। हमें पता है स्पीड का इन्हिसार जो है ना वो मीडियम के साथ है, तो मीडियम तो एक ही है दोनों रेडियो स्टेशंस के लिए। जो रेडियो ट्रांसमीटर
200 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स फेंक रहा है, वो भी हवा में से गुजर के जा रही हैं वेव्स, तो मीडियम हवा है। जो रेडियो ट्रांसमीटर 1000 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स को फेंक रहा है, उसके लिए भी मीडियम हवा है। तो मीडियम सेम है, इसलिए स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। तो पहले जो हिस्सा है उसमें हमने पहले तो स्पीड निकाली है, फार्मूला लगा के v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। जो पहला रेडियो स्टेशन है जिसकी वेव्स की वेवलेंथ 1500 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ है, पहले उसकी स्पीड मालूम कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया f1 और लैम्डा वन। f1 की वैल्यू 200 और लैम्डा वन की वैल्यू 1500। हल करेंगे तो 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब जो है हम वैल्यू फाइंड करते हैं वेवलेंथ की, कि जो दूसरा रेडियो स्टेशन जो था, जो 1000 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स फेंक रहा था, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, f2 कितनी है 1000 किलोहर्ट्ज़, और स्पीड भी हमें पता चल गई है क्योंकि रेडियो स्टेशन पहले वाले से हमें पता चल गया भाई स्पीड तो सेम होगी दोनों के लिए क्योंकि मीडियम सेम है। तो वो 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, या 3 है, ये नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपने बुक से कंफर्म कर लेना। उसके बाद हमने लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला हम लगा लेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा 2 जो है वो बराबर आ जाएगा v ओवर f2। तो v की वैल्यू हमें मालूम है, f2 की वैल्यू हमें मालूम है, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हर करेंगे, हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 300 मीटर। तो ये हमारा हमने स्पीड भी मालूम कर ली है कि वेव्स कितनी स्पीड के साथ मूव करेंगी, हमने उसकी वेवलेंथ भी मालूम कर ली है। अभी जो दूसरा रेडियो स्टेशन है जो 1000 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स फेंक रहा है, उनकी वेवलेंथ क्या होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बकिया न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।